ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूं तमाम पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है डाटा एनालिटिक्स और पावर बीआई के इस फ्री वेबिनार के लिए। इस सेशन में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और इस तकरीबन 1 घंटे के सेशन में हम 3-4 टॉपिक्स हैं छोटे-छोटे जो मेनली जिन पे फोकस कर रहे होंगे। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस सर, आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है सर, बोथ आर क्लियर है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफली करवा देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम सुहेल नदीम है और मैं बेसिकली ऑपरेशनल एक्सीलेंस में एक्सपीरियंस हूँ। 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और मेरा जो पैशन और पर्पस है अब वो ये है कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो आइडेंटिफाई करें बिजनेस रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस डेवलप करें, उनके अपने गोल्स अचीव करें और सक्सेस और फुलफिलमेंट हासिल करें। जब वो सक्सेसफुल होते हैं और फुलफिलमेंट हासिल करते हैं तो उससे मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन होती है। अब ये जो इंटरप्शन है, बेसिकली मैं चाह रहा था कि ये इंटरप्शन ना हो और हम मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करवा लें पहले ही, ताकि उसके बाद हम सही तरह से सेशन को लेके चलें। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, और इसके बाद मैं आपको आज का जो सेशन है उसके बारे में बताऊंगा कि आज हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। आज का जो सेशन है बेसिकली वो है डाटा एनालिटिक्स और पावर बिजनेस इंटेलिजेंस का जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है उसकी ट्रेनिंग के हवाले से। लेकिन मैं आपके कंसेप्ट्स बिल्ड करूंगा और नीड जो है इसकी, इस सॉफ्टवेयर को सीखने की और डाटा एनालिटिक्स को सीखने की, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो हमारे जो मेन टॉपिक्स रहेंगे वो ये होगा कि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे जो 2011 में इंट्रोड्यूस की गई। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ये क्या है बेसिकली, और ये कैसे लिंक्ड है डाटा एनालिटिक्स के साथ और पावर बीआई के साथ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिग डाटा को। बिग डाटा क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये बहुत ही मार्केट में इन टर्म है समझ लें। और बिग डाटा की डाटा एनालिटिक्स नीड्स क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम डाटा वर्ल्ड में वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अभी करंटली जो मैं आपसे स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है आपको? यस सर, आ रही है सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है पार्टिसिपेंट्स के साथ। चलो मैं ये चैट अगर हाइड कर दूँ तो ये मेरे ख्याल है सिचुएशन बेटर हो जाएगी। ये इस तरह ये है कि थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन कम होगी, मुझे बार बार वो उस मोड में जाके दोबारा नहीं उनको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। ओके ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे कि बिग डाटा क्या है और बिग डाटा को की डाटा एनालिटिक्स नीड्स क्या हैं, इसके हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो वैल्यू क्रिएशन है, वैल्यू जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, जो चीज़ सेल होती है, जिसकी पैसे पे करते हैं कंज्यूमर या कस्टमर, जिसको हम सेल कर रहे हैं, डाटा से वो वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है इन क्रिएटिंग वैल्यू जिसके लिए कस्टमर हमें पे करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ। उसके बाद हम डाटा से स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है डाटा से स्टोरी क्रिएट करना, वो कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि फिर पावर बीआई और जो पैजिनेटेड रिपोर्ट्स के मॉडर्न टूल्स आए, सॉफ्टवेयर्स आए माइक्रोसॉफ्ट के, ये कैसे हमें हेल्प करते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को केटर करें जो इंडस्ट्री 4 की रेवोल्यूशन के साथ लिंक्ड है। और इंडस्ट्री 4 के रेवोल्यूशन के बाद बिग डाटा जनरेट हो रहा है और बिग डाटा से हमें वैल्यू क्रिएट करनी है अपने कस्टमर कंज्यूमर्स के लिए, इंसाइट बिल्ड करनी है, डिसीजन सपोर्ट लेनी है। और डाटा को स्टोरी टेलिंग में हमने लेके आना है कि डाटा से हम स्टोरीज क्रिएट करें जो कि मेमोरेबल हों, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, और जो हमारी लॉजिकल और इमोशनल दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करें और उससे इंसाइट बिल्ड हो और डिसीजन मेकिंग हो।
तो ये सारी चीज़ों कैटर करने के लिए कैसे हमें पावर बीआई और पैजिनेट रिपोर्ट्स हेल्प करते हैं, ये दोनों टूल्स बिल्कुल मॉडर्न हैं सॉफ्टवेयर, और ये बेसिकली कैसे हमारी हेल्प करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूँगा, डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा कैसे हम डाटा को विजुअलाइज करते हैं इनको यूज़ करते हुए। और ये जो सेशन है ये बेसिकली जिस ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है आज, वो क्या है, उसके ऑफर्स क्या हैं, तो ये चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे सारी। मेरा ख्याल है कि आप सारे पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। अब मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड में लेके जाता हूँ। ओके, हम आखिर में डिस्कस करेंगे ये वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है इन सारी चीज़ों के हवाले से जो यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इंडस्ट्री 4 से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री 4.0 या 4.0 या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसे कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस की गई जर्मन लोगों ने, बिजनेसमैन और जो साइंटिस्ट थे और जो इंजीनियर्स थे, मुख्तलिफ शोबों के लोगों ने मिल के ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई 2011 में। किस लिए इंट्रोड्यूस करवाई? ताकि जर्मनी जो है वो कम्पिटिटिव रह सके ग्लोबली इन बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के हवाले से जर्मनी जो है वो कम्पिटिटिव रह सके, इसलिए उन्होंने इंडस्ट्री 4 या इंडस्ट्री 4.0 या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। 2011 के बाद जो है यूँ समझें कि ग्लोबली इंडस्ट्री 4 का रेवोल्यूशन है। अब इंडस्ट्री 4 क्या है? ये मर्जर है बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड्स का और साइबर वर्ल्ड्स का। साइबर वर्ल्ड का मतलब है जो इंटरनेट का वर्ल्ड है, जो कनेक्टिविटी का वर्ल्ड है बेसिकली, और फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है कि ह्यूमंस और मशीन्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ अब आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट या नेटवर्किंग, इनके थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, और जो डाटा है उसको इवेलुएट किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, और उससे डिसीजन मेकिंग्स की जा रही हैं, और जो फिजिकल वर्ल्ड है और जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो आपस में जुड़ के डाटा जनरेट कर रहे हैं। अब जब ये फिजिकल वर्ल्ड और नेटवर्किंग इंटरनेट दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं तो इससे क्या होता है? रियल टाइम डाटा जनरेशन होती है, रियल टाइम डाटा जनरेट होता है। मिसाल के तौर पे मैं आसान अल्फाज में अगर इसकी बात करूं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है और जो मर्जर है साइबर सिक्योरिटी का, इसका इससे क्या मुराद है बेसिकली? आप इमेजिन करें कि आप किसी एक लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई टेस्ट होते हैं, वो चाहे किसी भी रॉ मटेरियल की लैब हो जाए या मेडिकल की लैब हो जाए या पेशेंट्स की लैब हो जाए, जहाँ पे आप किसी मटेरियल को टेस्ट करते हैं। तो अब टेस्टिंग के लिए अगर बहुत सारी वहाँ पे मशीन्स हैं और वो बहुत सारे वहाँ पे लोग काम करते हैं और 3 4 5 ऑफिस हैं या बड़े बड़े ऑफिस हैं, तो अब क्या होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो सैंपल्स आ रहे हैं पेशेंट्स के, उन सैंपल्स को प्रोसेसिंग के लिए लैब में भेजा जा रहा है, और लैब में टेस्ट होते हैं, टेस्टों का डाटा कंप्यूटर में एंटर होता है, कंप्यूटर में एंटर होने के बाद जो है उस डाटा को रिट्रीव किया जाता है, हासिल किया जाता है, उसको इवेलुएट किया जाता है, और उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग होती है। ये सारा जो प्रोसेस है बेसिकली, इसमें क्या हो रहा है कि फिजिकल जो लोग हैं और जो पेशेंट्स हैं और जो हमारी इन्वायरमेंट है वो चीज़ें, और नेटवर्क। अब क्या होता है कि हम डाटा हम टेस्ट करते हैं, उसका रिजल्ट सिस्टम में एंटर करते हैं, और सिस्टम में एंटर करने के बाद मशीन, या हम एंटर भी नहीं करते बल्कि क्या होता है कि मशीन जो है हमारी जो रॉ मटेरियल का इनपुट होता है उसको इवेलुएट करती है और डायरेक्ट कंप्यूटर के सिस्टम में वो डाटा फीड कर देती है जो उसके टेस्ट का रिजल्ट होता है। अब इस तरह डेली बेसिस पे हज़ारों किस्म के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ टॉपिक मुख्तलिफ टाइप्स के टेस्ट होते हैं, और उनका डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है और सिस्टम में एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ये बेसिकली क्या है? फिजिकल वर्ल्ड और इंटरनेट का जो वर्ल्ड है, साइबर सिक्योरिटी का वर्ल्ड है, साइबर वर्ल्ड है, इन दोनों का आपस में मर्जर है, और इससे क्या हो रहा है? रियल टाइम डाटा जनरेशन हो रही है। दूसरी मैं एक एग्जांपल दूं अगर आपको समझाने के लिए कि किस तरह से ये फिजिकल वर्ल्ड और साइबर सिक्योरिटी जो है वो कनेक्टेड है। आप ये देखें कि आप किसी लॉजिस्टिक्स के सिस्टम्स में हैं, कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह का सिस्टम अगर मैनेज कर रहे हैं या देख रहे हैं और या उसमें काम कर रहे हैं, तो आप देखें कि डेली बेसिस पे मल्टीपल व्हीकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, और उनका ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्ट का जो डाटा है वो जो कंपनी है गूगल से जो लिंक्ड है, गूगल मैप से लिंक्ड है, गूगल मैप से वो डाटा उनका जनरेट हो रहा है।
कि वो कितनी स्पीड से जा रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं, किस टाइम गाड़ी कहाँ है, वो सारा डाटा जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ रहा है और किसी भी गाड़ी या व्हीकल को आप रियल टाइम बेसिस पे ओपन करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे पाकिस्तान या किसी कंट्री के किसी भी एरिया में चल रही है, वो सारी आपस में कनेक्टेड है थ्रू नेटवर्क। और उस नेटवर्क के कनेक्शन की वजह से आप किसी भी जगह किसी भी गाड़ी को किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, लोकेशन क्या है, और उसकी मतलब थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं उस डाटा को। तो ये बेसिकली कनेक्शन है। अब ये क्या जनरेट कर रहा है, ये डेली बेसिस पे हज़ारों गाड़ियों का हज़ारों की तादाद में डाटा जनरेट कर रहा है। तो ये इंडस्ट्री 4 में जो बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड और साइबर वर्ल्ड का मर्जर है, इससे क्या हो रहा है, बिग डाटा जनरेट हो रहा है। ऐसा डाटा जनरेट हो रहा है जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर से या कन्वेंशनल एनालिटिकल टूल से हम एनालाइज नहीं कर सकते, उसको यूजेबल नहीं बना सकते, उसको इवेलुएट नहीं कर सकते और उससे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक मेन चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे इंडस्ट्री 4 के हवाले से बताना चाह रहा था कि 2011 से ऑनवर्ड पूरी दुनिया में ये फोर्थ रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री का। और ये रेवोल्यूशन बेसिकली क्या मेन इसका कंपोनेंट है कि फिजिकल वर्ल्ड और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने दोनों को जोड़ दिया है। उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट हो रहा है और इस डाटा को जो जनरेट हो रहा है स्टोर करने के लिए ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए जो बहुत ज़्यादा हो। तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी के लिए मोस्टली क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज यूज़ की जा रही होती है। क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है कि या तो हम मतलब जो ऐसे ग्लोबल रिसोर्सेज हैं, बड़े रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जो सिक्योर भी हो, सेफ भी हो, या तो उनको यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम क्या सर्वर अपने हाँ सर्वर क्रिएट करके बना रहे होते हैं या रख रहे होते हैं, जो क्या करते हैं उस डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, जो कंटिन्यूसली इंक्रीज करें, हर सेकंड उस डाटा में इंक्रीज आ रही होती है। तो ये बेसिकली बिग डाटा है। बिग डाटा की बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ऐसा डाटा जो कन्वेंशनल एनालिटिकल टूल से एनालाइज नहीं किया जा सकता, वो इतना ज़्यादा डाटा होता है कि हम एक्सेल या उसको कहें कि मिनीटैब या इस तरह के जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, जो पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके ज़रिए उस डाटा को इवेलुएट नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा डाटा होता है उससे। तो फिर क्या करना है, अब ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जहां अभी आप कहें कि क्लाउड स्टोरेज नहीं यूज़ किया जा रहा या इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम मौजूद है, कोई ना कोई ईआरपी का सिस्टम मौजूद है। जैसे एसएपी होता है, सैप कहीं पे इम्प्लीमेंटेड होता है, कहीं पे जो ओरेकल है वो इम्प्लीमेंट होता है, जावा जिसको कहते हैं आप, और वो डाटा या लोकली स्टोर कर रहे होते हैं एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, या वो डाटा स्टोर कर रहे होते हैं अपना बिजनेस का किसी भी एज्योर एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्वर के ऊपर या एसक्यूएल सर्वर के ऊपर स्टोर कर रहे होते हैं डाटा। तो ये डाटा बेसिकली अब हर ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट हो रहा है। और इंडस्ट्री 4 में क्या है, ऑटोमेशन है, मतलब ये कि चीज़ें और सिस्टम्स जो है वो ऑटोमेट किए जा रहे हैं, उनमें कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया जा रहा है और डिफरेंट मशीन्स और ह्यूमंस को कनेक्ट किया जा रहा है आपस में, और फिजिकल चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है, यानी मशीन्स को और दूसरे रिसोर्सेज जो हैं कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि ऐसा डाटा जनरेट हो रहा है जो जिसको स्टोरेज के लिए क्लाउड की ज़रूरत है। और इसके अलावा क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब ये है कि आपस में बहुत सारी चीज़ें जो कनेक्टेड हैं उनके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट हो रहा है। और ये जो डाटा, इसे बिग डाटा कहते हैं क्योंकि ये हर सेकंड जनरेट हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी और बहुत ज़्यादा इसकी वैरायटी होती है। इसकी वजह से हम इसको बाय डेफिनेशन बिग डाटा कहते हैं। और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं, इसमें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड और जुड़े हुए सिस्टम्स होते हैं, जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में मुख्तलिफ किस्म का डाटा हासिल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इंडस्ट्री 4 का इंट्रोडक्शन है। और इस इंडस्ट्री 4 को यहाँ पे रखने का मकसद ये था कि आने वाला जो वक्त है बेसिकली वो डाटा का है। डाटा जनरेट
हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है और वो इतनी ज़्यादा तादाद में हो रहा है कि अब उसको यूटिलाइज करना, उसको इवेलुएट करना और उसको उसको इस काबिल बनाना कि वो डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सके, उससे इंसाइट बिल्ड करना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट बनती जा रही है ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इस पोर्शन को जो इंडस्ट्री 4 और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से था, यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद बेसिकली यही है मेन के जो डाटा है वो उसकी जनरेशन हो रही है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और इस तरह के डाटा को इवेलुएट करने के लिए हमें रियल टाइम डाटा एक्सपेरिमेंटेशन सीखनी होगी। हम बिल्कुल जो पास्ट में हमारे पास डाटा है उसको इवेलुएट करके डिसीजंस नहीं ले सकते, हमें रियल टाइम डाटा को देखना पड़ेगा अगर हम कम्पिटिटिव रहना चाहते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरह, और हम अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें ये इस सिस्टम के साथ इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। कन्वेंशनल डाटा एनालिटिक्स से हमें जो मॉडर्न डाटा एनालिटिक्स है उसकी तरफ आना पड़ेगा। तो ये सारी डिस्कशन करने से कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि जो डाटा का वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है। पहले जो डाटा होता था वो कन्वेंशनल डाटा होता था, मैनुअल उसकी एंट्री हो रही होती थी और वो एक लिमिटेड क्वांटिटी और लिमिटेड वेरिएबिलिटी का डाटा होता था, मतलब उसमें जो डिफरेंस था टाइप्स ऑफ डाटा में वो कम था एक किस्म का। और दूसरा ये है कि जो क्वांटिटी थी डाटा की वो भी लिमिटेड क्वांटिटी जनरेट हो रही थी। लेकिन अब आप देखें कि जो मशीन्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं, सेंसर्स हैं वो डाटा कलेक्ट करके सेंस करके आपको मशीन में दे रहे हैं, और इसके अलावा जो इंटरकनेक्टिविटी है मशीन्स की उससे डाटा जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक सर्वे है जो कहता है कि ये हर 5 साल के बाद डाटा में तकरीबन 10 गुना इजाफा हो जाता है। हर 5 साल बाद जो डाटा की क्वांटिटी है वो 10 गुना इंक्रीज हो रही है, और सिर्फ क्वांटिटी नहीं, उसमें तकरीबन 85% जो है वो न्यू डाटा टाइप्स हैं। मतलब कन्वेंशनल जो लिमिटेड डाटा टाइप्स हैं वो नहीं, नए नए डाटा की जिसकी जिसकी डिफरेंट टाइप्स हो, जिसकी डिफरेंट वेराइटी हो। मतलब टाइप्स का मतलब ये है कि वो डिस्क्रीट हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, या उसमें मतलब है कि एट्रीब्यूट डाटा हो सकता है, इस तरह की चीज़ें, मतलब वेराइटी आ रही है डाटा के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, बिग डाटा है। इसका कंसेप्ट जो है वो बिग डाटा में आता है क्योंकि इसमें जो वेराइटी होती है और जो क्वांटिटी होती है दोनों का स्केल बहुत ज़्यादा होता है, और किसी भी कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर से लाइक एक्सेल उससे आप ये डाटा एनालाइज नहीं कर सकते। और उसके बाद यह है कि कंज्यूमराइजेशन और आईटी का दौर आ रहा है। कंज्यूमराइजेशन और आईटी का मतलब ये है कि आप देखें अगर आपके आप सिर्फ ये देख लें कि आप फेसबुक पे अगर 2-3 अपने इंटरेस्ट की कोई टॉपिक्स लिखते हैं और सर्च करते हैं, तो अगले 1 घंटे के बाद अगर आप ओपन करेंगे अपनी फेसबुक या यूट्यूब को, तो आपको उसी तरह की, जिस तरह की आपने सर्च की थी उसी तरह की ऑटोमेटिकली वीडियोस जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली उस तरह के टॉपिक्स या पिक्चर्स सामने आना शुरू हो जाएंगी। ये बेसिकली क्या है, ये कंज्यूमराइजेशन ऑफ आईटी है। मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ लिंक हो गई है, और जो कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर तक आ रही है। इस तरह का जो कनेक्टिविटी या रियल टाइम इंफॉर्मेशन का आना है उससे डाटा वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रहा है। और हर इंडिविजुअल, हर एडल्ट इंडिविजुअल तकरीबन 4 या इससे ज़्यादा डिवाइसेस से कनेक्टेड है ऑन एन एवरेज। वो मुख्तलिफ डिवाइसेस से कनेक्टेड है और उस कनेक्शन की वजह से उसके पास इंफॉर्मेशन आ भी रही है और उसकी इंफॉर्मेशन जा भी रही है। तो जो 27% लोग हैं वो सोशल मीडिया का इनपुट यूज़ कर रहे हैं। बिजनेस की ये बात हो रही है कि 27% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो सोशल मीडिया से डाटा यूज़ करती हैं, उससे इनपुट लेती हैं और उससे फिर जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेती हैं। तो यहाँ पे जो सर्वे किया गया वो बेसिकली ये कहता है कि अगर 2015 के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना लेंगी वो अपने जैसी दूसरी कंपनियों से 20% ज़्यादा मुनाफे में रहेंगी, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एसेट है। इसको अगर यूटिलाइज किया जाए अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशंस ला सकता है, बहुत बड़ा कम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने में, परफॉर्मेंस को बेटर करने में। तो ये बेसिकली
एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा है कि डाटा और डाटा का वर्ल्ड जो चेंज हो रहा है वो रिक्वायर करता है कि हमें भी अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें भी अपने स्किल सेट के बारे में सोचना चाहिए कि हमने इसको कैसे हैंडल करने आने वाले टाइम। तो हमारे पास भी कुछ कस्टमर्स का या यूं समझें कि कुछ कंपनियों का या जो हम विजिट करते रहते हैं उनका फीडबैक आता है कि वो चाहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हों। वो चाहते हैं कि हमारे पास डाटा तो है स्टोरेज, लेकिन उस डाटा को कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है, कैसे उससे डिसीजन मेकिंग करनी है, कैसे उससे इनसाइट बिल्ड करनी है, उसमें हमें हेल्प चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि लोगों की इंट्यूटिव अप्रोच बहुत है, वो मतलब है कि अपनी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे या अपनी थिंकिंग की बेस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसको हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। ये इंट्यूटिव अप्रोच जो है वो नहीं होनी चाहिए। रियल टाइम डाटा की बेस पे या फैक्ट्स की बेस पे डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग में सपोर्ट चाहिए लोगों को। और जो बिग डाटा है इसका तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि कोई भी कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते इस डाटा को हैंडल करने के लिए, क्योंकि इस डाटा की क्वांटिटी ऐसी है कि वो हर सेकंड बढ़ रहा है। और अगर आपको रियल टाइम इंसाइट बिल्ड करनी है तो उस बढ़ते हुए डाटा से रियल टाइम एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे, जो किसी भी और सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नहीं है सिवाय पावर बिजनेस इंटेलिजेंस के, जो अभी मॉडर्न माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, या पैजिनेटेड रिपोर्ट है उससे। उसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो ऐसे डाटा को हैंडल कर सके जो बिग डाटा की डेफिनेशन में आता है। और वो कहते हैं कि विजुअल्स पे किस तरह के ग्राफ किस किस्म के डाटा के लिए यूज़ करने चाहिए, कौन सी ग्राफिकल टेक्निक्स अप्रोप्रिएट होती हैं जब हमने कंपैरिजन करना होता है, कौन सी ग्राफिकल टेक्निक इम्पोर्टेंट या ज़्यादा बेहतर होती हैं जब हमने हिस्टोरिकल डाटा इवेलुएट करना होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अपनी परफॉर्मेंस देखनी होती है। तो वो गाइडेंस चाहिए विजुअल के ऊपर कि किस तरह की विजुअल्स हमने यूज़ करनी है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती हैं कि हमें डे टू डे जो हमारा डाटा आ रहा है उस डे टू डे डाटा को हम एनालाइज कर सकें और उससे इंसाइट लेके रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कर सकें, उसके लिए सोल्यूशन चाहिए। तो बेसिकली ये एक बिजनेस नीड बन गई है अब कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो सिंपल डे टू डे स्मार्टर एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए हम उसको इवेलुएट करें और उसको बेहतर तरीके से यूज़ करें जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। और जो फोर्थ रेवोल्यूशन में जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो कनेक्टिविटी कर रहे हैं डिवाइसेस के दरमियान या नेटवर्किंग यूज़ करके या इंटरनेट की पावर को यूज़ करके, उससे हम बेहतर फ़ायदा तभी हासिल कर सकते हैं जब वो डाटा को हम डे टू डे बेसिस पे यूटिलाइज करें। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से नीड क्रिएट होती है कि एक ऐसा मतलब है कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल हो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस के लिए। और हम जाना कहाँ चाहते हैं, बेसिकली क्या है जो हम अचीव करना चाहते हैं इस डाटा एनालिसिस को लेके या डाटा को लेके। अभी आप अगर देखें इवेलुएट करें तो हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है, हम डाटा हिस्टोरिकल यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चाहे ऑडिट्स के हों या असेसमेंट्स हों या मतलब है कि इसको हम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स कह लें, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हों, ऐसी जो भी चीज़ हो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली क्या कर रही होती हैं, हिस्टोरिकल डाटा यूज़ कर रही हैं। मैंने 3 चीज़ों के नाम दिए, एक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स करनी है तो, एक ऑडिट करनी है तो, एक असेसमेंट करनी है तो। इन सारी चीज़ों के लिए क्या हो रहा है, मोस्टली जो है हम प्रोजेक्ट बेस्ड डाटा एनालिसिस कर रहे हैं और उसके लिए क्या हो रहा है, हम हिस्टोरिकल डाटा यूज़ कर रहे हैं। तो इसका यूज़ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को इवेलुएट करना और देखना बहुत ज़्यादा है डाटा को लेके, क्योंकि वो डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है। लेकिन वो जो जिस पीरियड या टाइम का हम डाटा देख रहे होते हैं वो पीरियड तो गुजर गया है, उससे मुतालिक हम गुजरे हुए टाइम से मुतालिक कोई डिसीजन नहीं ले सकते लेकिन उसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, आगे के लिए किसी हद तक। असल चीज़ ये है कि हम डाटा एनालिसिस को अपना पार्ट ऑफ वर्किंग बनाएं। डेली बेसिस पे हम डाटा को देख रहे हैं और डेली बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, उससे क्या होगा, हमें एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी कि दूसरे कम्पिटिटर्स की निस्बत हम जल्दी सही डायरेक्शन में सही चीज़ों को पहचानेंगे और सही डिसीजंस लेंगे जिससे हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो हम अपनी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकें और फोरकास्ट कर सकें चीज़ों को और उसके मुताबिक ऑप्टिमाइज कर सकें चीज़ों को। ये बेसिकली रियलिटी है जिसको हमने अ, जिसको हमने अचीव करना है। तो
करंट रियलिटी में हमारा जो फोकस या एम्फेसाइज है बेसिकली वो हिस्टोरिकल डाटा पे ज़्यादा है। फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा यूजेज हो उसमें हम ठीक है हिस्टोरिकल डाटा भी देख रहे हो, लेकिन हमारा एम्फेसाइज इक्वली इस चीज़ पे भी हो कि हम एग्जिस्टिंग डाटा को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए, कि हम अभी आज का जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारा कल बेहतर हो, हमारा परसों बेहतर हो, हमारा ये आने वाला मंथ बेहतर हो और हमारे ये आने वाला साल बेहतर हो। इस चीज़ पे हमने इतना एम्फेसाइज करना है कि दोनों की जो वेटेज है वो इक्वल हो जाए, यानी जो करंट यूजेज है डाटा की अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो, और जो फ्यूचर के लिए डाटा यूज़ करना है, मतलब हम जो एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो वो पास्ट को भी इवेलुएट कर रही हूँ और हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए भी उस डाटा को यूज़ कर रही हूँ इक्वली, ताकि हम अपनी आने वाले दिनों की परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें, कंपिटिटिव रह सकें मार्केट में, और ये हमारा कंपिटिटिव एडवांटेज बने जो इंफॉर्मेशन या डाटा हमारे पास मौजूद है। ये बेसिकली अचीव करना चाहते हैं हम इस डाटा से जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये सेशन कंडक्ट करने का मकसद भी बेसिकली यही है कि हम एम्प्लॉयज़ की हेल्प करेंगे वो कैसे देख सकते हैं आने वाले वक्त को आज बैठे हुए, और कैसे वो डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो प्रिडिक्ट कर सकें अपनी आने वाले वक्त की परफॉर्मेंस को और उसको बेहतर कर सकें बाय टेकिंग बेटर डिसीजंस, मतलब अच्छे डिसीजंस वो लेंगे जब उनके पास सही इंसाइट होगी, डाटा को वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन को इंसाइट में, और इंसाइट से वो सही डिसीजन मेकिंग करेंगे। अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी तो फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी तो आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और यही मकसद है कि हम आज का सेशन करेंगे कैसे हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस टूल और टेक्निक के थ्रू। अच्छा, अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाटा को कैसे यूज किया जा सकता है वैल्यू क्रिएशन के लिए। वैल्यू आपको पता है कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए कस्टमर आपको पे करने के लिए विलिंग हो उसे वैल्यू कहते हैं। मतलब जो भी आप चीज़ मैन्युफैक्चर करें या सेल करें उसमें कुछ आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं या उसमें कोई जो भी ऐड करते हैं वैल्यू या चीज़ ऐड करते हैं, उसके लिए कस्टमर आपको बेसिकली पे करता है, कुछ पैसे पे करते हैं। वो डाटा में कैसे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं उसका बात है। देखें अभी हमारे पास जो चीज़ है वो रॉ डाटा है जो एक्यूमुलेट हो रहा है थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी, और कंप्यूटर्स में ये डाटा स्टोर हो रहा है, ये रॉ डाटा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए कौन सा डाटा हमें चाहिए। जो डाटा रिट्रीव करना होता है और जो डाटा चाहिए होता है उसे अगर हम रिट्रीव कर लें रॉ डाटा से तो वो रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि वो रिपोर्ट जो हमें किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए चाहिए, वो डाटा जो हमें किसी खास मकसद के लिए चाहिए वो बेसिकली रिपोर्ट है, उसको रिट्रीव किया जाता है रॉ डाटा से। क्योंकि रॉ डाटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सालों का होता है और उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें किसी खास मकसद के लिए एक सर्टेन डाटा चाहिए होता है। फिर हम उस रिट्रीव किए हुए डाटा पे एनालिसिस रन करते हैं। एनालिसिस रन करने का मकसद ये है कि उस रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें और इंफॉर्मेशन से हम इंसाइट बिल्ड करें। इंसाइट बिल्ड करने का मतलब ये है कि कोई ऐसा पॉइंट निकालें जिस पॉइंट की इंपॉर्टेंस हो हमारे बिजनेस के लिए, और फिर हम क्या करते हैं उस डाटा से स्टोरी क्रिएट करते हैं। स्टोरी बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं ये आगे हम थोड़ा डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि हमने इंफॉर्मेशन या डाटा को एक स्टोरी की फॉर्म में लेके आना है जिसको याद रखना आसान रहे, जो इमोशनली कनेक्ट करे हमारे कस्टमर्स को और जो लॉजिकली उनको कनेक्ट करे। इन दोनों चीज़ों के कनेक्शन से जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये डाटा से स्टोरी क्रिएट करें और स्टोरी क्रिएट करने के बाद डिसीजन सपोर्ट करें, उससे एक्शन बेहतर हो हमारे, और एक्शन बेहतर होंगे तो हमारे बिजनेस में वैल्यू क्रिएट होगी। ये बेसिकली वैल्यू क्रिएशन पाथ है कि हम अगर डाटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं या डाटा से कोई इंसाइट बिल्ड कर रहे हैं या डाटा को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम क्या अपने बिजनेस में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू बी ए वेरी वैल्यू क्रिएटिंग रिसोर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। जो मतलब ये है कि कमा के देने वाला बंदा होता है वो वैल्यू क्रिएटर होता है। तो आप किसी फार्म में जो है उनको कॉस्ट सेव करके करने का मशवरा दे रहे होंगे या सोल्यूशन दे रहे होंगे, कहीं पे आप किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करने का सोल्यूशन दे रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आप वैल्यू क्रिएट कर रहे होंगे बाय यूजिंग योर डाटा।
तो ऐसे डाटा को यूज करते हुए हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, ये पाथ एडॉप्ट करते हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब स्टोरीज जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं या स्टैटिस्टिकल डाटा ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जो स्टोरीज हैं वो स्टैटिस्टिक्स या डाटा से, सिंपल डाटा से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं इन क्रिएटिंग मेमोरीज, मतलब वो ज़्यादा मेमोरेबल होती हैं। स्टोरी की फॉर्म में अगर आप किसी चीज़ को बताएंगे, किसी बात को बताएंगे या किसी फैक्ट को बताएंगे, तो उसका 63% चांस है कि वो याद रहेगी लोगों को, जितने लोगों को आपने बताया। और अगर आप डाटा या स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में सिर्फ बताएंगे तो 5% चांस है कि वो याद रहेगी उन लोगों को, जितने लोगों को भी आप बताएंगे। तो आप देखें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप डाटा को एक स्टोरी की फॉर्म में बताते हैं तो मेमोरी में। और दूसरा ये है कि परसुएसिवनेस की अगर बात करें तो आप किसी को अगर स्टैटिस्टिक्स या नंबर बताएंगे तो उसका जो परसुएसिवनेस की वजह से जो वो मतलब कन्विंस होगा और एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस या खर्च करेगा वो 1.43 यूएस डॉलर होगा। और अगर स्टोरी की फॉर्म में आप उसी मकसद या बात को बताएंगे तो फिर उसका चांस है कि वो तकरीबन डबल जो है वो स्पेंड करेगा। तो ये आप परसुएड कर सकते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स, फॉर इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स, फॉर कॉस्ट सेविंग, फॉर बेटर डिसीजंस। मतलब ये है कि आप अगर डाटा को स्टोरी की फॉर्म में बताएंगे तो ये आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, आमादा कर सकते हैं कि वो आपको प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट रिलीज करें, आपकी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करें, तो जो ये स्पेंड है वो उसका बढ़ सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूवन डाटा के मैं फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ कि ये अगर आप डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोरी की फॉर्म में बताएंगे तो उसका इतना इम्पैक्ट है कि वो तकरीबन डबल एक्सपेंस जो है वो लेके आएगी या डबल अमाउंट आपके पास लेके आएगी फॉर योर प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव जो आप करना चाह रहे हैं। तो आप कन्विंस कर सकेंगे इजीली अपनी मैनेजमेंट को, अपने लोगों को कि वो स्पेंड करें। तो स्टोरेज डाटा से बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे हम बनाते हैं स्टोरी, उसके लिए ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे पास पहले डाटा कौन सा है और उसको नरेट करना पड़ेगा कि उस डाटा से हमारा पर्पस क्या है जो हमारे कस्टमर्स को या हमारे रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। इस चीज़ को, इस रिलेशन को एक्सप्लेन करना होता है कि हमारे कस्टमर या कंज्यूमर या जिसके लिए हम काम करें, स्पॉन्सर, उनका पर्पस क्या है, वो क्या देखना चाहते हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं और हमारे पास कौन सा डाटा अवेलेबल है। इस चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये बेसिकली स्टोरी क्रिएशन का पहला स्टेप बनता है। दूसरा ये है कि जब हमने उनको डाटा को यूटिलाइज करते हुए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली, मकसद हासिल कर लिया, तो उस मकसद के ऊपर डिलीवर करने के लिए हम डाटा को अगर विजुअलाइज करेंगे तो क्या होगा कि डाटा से लोग इंगेज होंगे। हम विजुअलाइज करेंगे स्टोरी क्रिएट करके तो लोग जो है वो इंगेज होंगे हमारी एक्सप्लेनेशन, हमारी जो डाटा की अंडरस्टैंडिंग हमने दी है उसको लेके। और फिर क्या होगा, जब विजुअल्स और डाटा दोनों मिलेंगे तो वो लोगों के लिए आई ओपनर होगा, वो इनलाइटन करेगा उन लोगों को कि कैसे हमारी जो आंखों से छुपी हुई चीज़ें हैं वो किस तरह से डिफरेंट है हमारी सोच से। यानी वो सोच पूछ रहे होंगे लेकिन जो डाटा आप विजुअलाइज करके उन्हें देंगे तो वो उनके लिए आई ओपनर होगा। वो एक ऐसी चीज़ होगी जो आप ऐसी इंसाइट निकाल के उन्हें दे रहे होंगे जो उनके माइंड में नहीं होगी और उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं उनके प्रोसेस में। तो ये चेंज है बेसिकली जो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डाटा को स्टोरीज क्रिएट करते हुए। ये स्टेप्स हैं जिनको यूज करते हुए आप क्या करते हैं, स्टोरी बिल्ड करते हैं बेसिकली। अब जो स्ट्रक्चर है किसी भी डाटा को स्टोरी में कन्वर्ट करने का, वो स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो डाटा होता है उसके लिए बैकग्राउंड सेटअप करते हैं। बैकग्राउंड का मतलब यह है कि उस डाटा का इंट्रोडक्शन के वो किस मकसद के लिए है और हम उस डाटा से क्या इंसाइट बिल्ड करना चाह रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है उस डाटा को लेके, हम किस लिए वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सेटअप होता है। और इस सेटअप को में दो स्टेप्स पे इन जो राइजिंग इनसाइट्स हैं, इनसाइट बिल्ड करते हैं, उसके 2-3 स्टेप्स हम लेते हैं। यानी कि उसको एनालाइज करते हैं, जो मिडिल फेज है, एनालाइज करते हुए हम क्या करते हैं, उससे डिफरेंट किस्म की इनसाइट बिल्ड करते हैं और इस लेवल पे लेके जाते हैं कि एक ऐसा पॉइंट हमारे पास आए, एक ऐसी डीपर इनसाइट हमारे पास आए जो आई ओपनर हो, जो इनलाइटनिंग हो, जो बहुत ज़्यादा
इफेक्टिव चीज़ हो, जो जिस पे एक्शन करके हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, ऐसी चीज़ हमने डाटा से सामने लेके आनी होती है। ये दूसरा स्टेप है। बेसिकली दूसरे स्टेप के 2-3 स्टेप्स होते हैं मिडिल में। अच्छा, उसके बाद क्या, जब वो आह मोमेंट आ जाता है, मतलब वो लम्हा जब हमारे पास कोई ऐसी इंसाइट आ जाती है जो इनलाइटनिंग हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिससे हम ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो, फिर उस पर सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होता है। और जब सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती हैं, हमारा जो डाटा को यूज़ करने वाली इनसाइट बिल्डिंग टेक्निक्स हैं वो इफेक्टिव रहती हैं, और हम इम्प्रूव करते हैं कोई प्रोसेस, या रिड्यूस करते हैं कॉस्ट, या ऑप्टिमाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज को। तो इस तरह से बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है। ये बेसिकली स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए डाटा को स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं, और स्टोरी की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं अपनी मैनेजमेंट को, जिससे वो क्या करती है, इनसाइट को यूज़ करते हुए एक्शन लेती है और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि डाटा एनालिटिक्स रिलेटिवली, क्योंकि नई टर्म है, डाटा एनालिटिक्स का पर्पस क्या है, बेसिकली ये क्या कैसे डिफरेंट है डाटा एनालिसिस से या डाटा विजुअलाइजेशन से। डाटा एनालिटिक्स बेसिकली कम्बिनेशन है विजुअलाइजेशन का और डाटा एनालिसिस का। डाटा एनालिसिस नॉर्मली हम कहते हैं कि रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना और इंफॉर्मेशन से इनसाइट बिल्ड करना जो है वो बेसिकली डाटा एनालिटिक्स है। और एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डाटा को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस उनके लेके आते हैं, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डाटा को मीनिंगफुल बनाने वाला जो स्टेप है, मीनिंगफुल बनाने वाला स्टेप जो हमारा है वो डाटा एनालिसिस में आता है। और अगर हम उस मीनिंगफुल डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में ले आए, विजुअल फॉर्म में ले आए, तो वो विजुअलाइजेशन। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, हम डाटा विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई यूज़ करते हैं, और डाटा एनालिसिस के लिए मिनीटैब या स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर और जो SPSS वगैरह हैं उनको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डाटा एनालिटिक्स इन दोनों का कम्बिनेशन है कि हम डाटा एनालिसिस भी कर रहे हों, यानी डाटा को मीनिंगफुल बना रहे हों, और दूसरा ये है कि हम डाटा को विजुअलाइज भी कर रहे हो, यानी ऐसी फॉर्म में लेके आ रहे हैं कि वो विजुअली अंडरस्टैंडेबल हो। और दूसरा ये है कि लोग उसे स्टोरी की फॉर्म में हम बताएं, लोग उसमें इंगेज हों और डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करें। तो ये डाटा एनालिटिक्स बेसिकली क्या है, कम्बिनेशन है डाटा एनालिसिस का और डाटा विजुअलाइजेशन का, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि वो डिसीजन सपोर्ट के लिए जो बिहेवियर्स हैं उनको ड्राइव करें, राइट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। तो डाटा की विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कि अगर आप कहेंगे डाटा जो है वो विजुअलाइजेशन क्यों होनी चाहिए, तो हमारा 50% जो ब्रेन है वो बेसिकली विजुअल डाटा को प्रोसेस करता है। विजुअल डाटा प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा आसान होती है, ज़्यादा जल्दी होती है। और जो आपके टोटल रिसेप्टर्स हैं उनका 70% जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, और वो सेंसरी रिसेप्टर्स भी वो हैं जो आपकी आंखों में होते हैं, यानी देखने से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब है कि जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा आसान होती है। और जो विजुअल सेंस किसी सीन की होती है, विजुअली हम 1/10 सेकंड के अंदर उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब हम उसको एक सेकंड के 10वें हिस्से में एनालाइज कर सकते हैं कि इस विजुअल का मतलब क्या है, मतलब इससे इंसाइट कैसे बिल्ड करनी है। तो हमने क्या करना होता है, बेसिकली नॉर्मली जो हम सोच रहे होते हैं उस सोच को हम विजुअली जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमारी चेंज हो जाती है। ओके, जब जो हम सोच रहे होते हैं और जो एक्चुअली हो रहा होता है उसको हमने सेपरेट करना होता है थ्रू विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा, और हमने अंडरस्टैंड करना होता है कि हमारा जो डाटा है उसकी कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब वो कौन सा डाटा है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमने डिटरमिन करना होता है, हमने ये चेक करना होता है कि डाटा का पैटर्न क्या है, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ट्रेंड क्या है उसमें, और अगर कोई आउटलायर है या नहीं है, और अगर कोई डाटा में एनॉमलीज हैं, नॉर्मेलिटीज़ हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होंगी हमारे लिए करना, और हम इंगेजिंग और
स्टोरी की फॉर्म में जो है वो डिसीजन मेकर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा, अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो। ये बेसिकली इम्पोर्टेंस है डाटा को सही तरह से प्रेजेंट करने की मैनेजमेंट को, जिससे आप अपनी मर्जी का डिसीजन ले सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कोई इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके एरिया में, तो उसके लिए आपको डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा विजुअल फॉर्म में कि वो आसान हो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एवेलुएट करना, और उसको स्टोरी की फॉर्म में आप बताएंगे तो ये आपके जो डिसीजन है उसको हेल्प करेगा कि आपके लिए आपके हक में वो डिसीजन हो मैनेजमेंट की तरफ से। अच्छा, इन सारी चीज़ों के सोल्यूशन के तौर पे हम अब डिस्कस करते हैं कि ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, अगर मैं थोड़ा सा उनको रिपीट कर दूं बिफोर आई गो टू दी पावर बीआई जो सोल्यूशन है। मैंने आपसे 3-4 मेन बातें डिस्कस की हैं अभी तक। एक मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पहले की थी वो ये है कि इंडस्ट्री 4th रेवोल्यूशन है 2011 के बाद आया। इसमें हम जो यूँ समझे कि वर्चुअल वर्ल्ड है और जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो इंटरनेट या साइबर वर्ल्ड है और जो फिजिकल वर्ल्ड है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और इनकी कनेक्शन की वजह से हर सेकंड डाटा जनरेट हो रहा है, और वो सेंसर से जनरेट हो रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट हो रहा है, हमारी मशीन से जनरेट हो रहा है, और वो स्टोर हो रहा है किसी सर्वर के ऊपर। और इस डाटा को कहते हैं बिग डाटा। ये बिग डाटा जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और बहुत ज़्यादा वैरायटी में डाटा होता है, और इसको किसी कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर से इवेलुएट या एनालाइज नहीं किया जा सकता। और ये 2011 के बाद जितनी भी यानी कि रेवोल्यूशन आ रही है वो बेसिकली इसी तरफ जा रही है कि डाटा बिग डाटा हो और उसके लिए क्लाउड स्टोरेज को यूज़ किया जा रहा हो। अब हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी सिस्टम है, यानी जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है, कहीं सैप है, कहीं वो है ओरेकल या जावा यूज़ करते हैं लोग। तो ये जो चीज़ें, इसकी वजह से भी डाटा हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है। एक तो ये मैंने बात की कि डाटा बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए डाटा के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसे एनालिटिकल टूल्स हों जो कन्वेंशनल ना हों, जो मॉडर्न हों, जो इस बिग डाटा को हैंडल कर सकें। दूसरी मैंने बात की कि डाटा को विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम उससे इंसाइट बिल्ड करके डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन हम डाटा एनालाइज करके दे सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि बिग डाटा का सोल्यूशन हम कर सकते हैं, रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं, इसमें डे टू डे जो हमारा डाटा है उसको एनालाइज करके राइट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं हम। ये 3-4 चीज़ें हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो अभी एग्जिस्ट करती हैं और उनके हमें सॉल्यूशंस चाहिए। और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डाटा को यूज़ करते हुए हम सिर्फ हिस्ट्री ना देखते रहें, हम फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करें और उसको इम्प्रूव करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये दूसरी मैंने बात। तीसरी मैंने बात की कि डाटा को स्टोरी की फॉर्म में बताना है। स्टोरी की फॉर्म में बताने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा आसान बना रहे हैं लोगों के लिए कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि ये डाटा असल में क्या इसमें इंसाइट है, या की पॉइंट्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और हमें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो जब आप स्टोरी की फॉर्म में बताएंगे, ये 3 चीज़ें हैं जो रिक्वायर करती हैं कोई ऐसा सोल्यूशन जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ही ज़्यादा आसान हो, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी स्किल्स भी ना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 में ये लॉन्च किया, और अभी इसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं कंटिन्यूसली। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है, और इसके बाद 2020-21 में उन्होंने लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पैजिनेटेड रिपोर्ट्स। ये 2 ऐसे एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जो बेसिकली ग्लोबली ट्रेंडिंग हैं। अभी वो यूँ समझे कि सबसे मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम ये डाटा के तीनों प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। पहला प्रॉब्लम बिग डाटा वाला, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो रियल टाइम डाटा को यूज़ करके परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट करने वाला, और तीसरा जो है वो स्टोरी टेलिंग वाला। ये 3 प्रॉब्लम्स हमारे मेन हैं जिनको हम सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर बिजनेस इंटेलिजेंस है, और ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के डाटा सोर्सेज को यूज़ करते हुए एक आपको डाटा की स्टोरी क्रिएट करके देता है, जो स्टोरी आप प्रेजेंट करते हैं और उसकी बेस पे राइट डिसीजन मेकिंग होती है, एक्शंस होते हैं, और एक्शंस के बाद आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन देता है बेसिकली। अब ये पावर बीआई डेस्कटॉप या जो पावर बीआई
का सॉफ्टवेयर है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है बेसिकली, इसका जो सिर्फ एनालिटिकल वर्जन है पावर बीआई डेस्कटॉप फ्री सॉफ्टवेयर है। और इसको सीखना चाहिए हर इंडिविजुअल को जो किसी भी तरह से डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं या डाटा को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका डाटा एसक्यूएल सर्वर पे है तो यूज़ कर सकते हैं इसको, एक्सेल पे है तो यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट पे है तो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, किसी फाइल या फोल्डर में है तो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ डाटा सोर्सेज हैं जिससे पावर बीआई में आप डाटा रिट्रीव करके उससे स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। और आप उस डाटा को क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा उस पर वर्किंग करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको। आपको कोई कोडिंग शोडिंग या कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसको करने के लिए। आपको उस डाटा को अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा सा चेंज करना है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसको देखते हुए, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने उससे स्टोरी क्रिएट कर लेनी है, जो स्टोरी आप प्रेजेंट करेंगे और उससे आपकी राइट डिसीजन मेकिंग होगी। तो ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जो एक्सट्रैक्ट करता है डाटा को, उसको ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मतलब आप ज़रूरी नहीं है किसी एक सोर्स से डाटा ले रहे हो, मल्टीपल सोर्सेज से डाटा ले रहे होते हैं और ले सकते हैं इसे। और वो रिपोर्ट्स क्रिएट करता है जो कि शेयर की जा सकती हैं वहाँ पे बैठे हुए लोगों के साथ। और अगर डिफरेंट सिटीज़ में लोग बैठे हैं तो वो रिपोर्ट डिफरेंट सिटीज़ में उसी टाइम आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो वहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। और अगर आप एक्सेस देंगे तो उसको एडिट या चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा सोर्स है जो मल्टीपल फील्ड टीम्स के लिए भी इफेक्टिव है, और फील्ड टीम्स को यूज़ करते हुए। और अगर डिफरेंट डाटा सोर्सेज हैं आपके, कोई डाटा वेबसाइट पे है, कोई डाटा फोल्डर में है, कोई डाटा एसक्यूएल सर्वर पे है, तो सारों को इकट्ठा एक जगह लेके आके उससे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं जो आपको डिज़ायर्ड हो, जो आपको चाहिए। तो ये बहुत सारे आपके प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व कर देता है। ये कैसे करता है पावर बीआई? बहुत ही आसान है। मैं इसके लिए आपको छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा कि पावर बीआई में कितना आसान है डाटा को एनालाइज करके स्टोरी क्रिएट करना। तो ये वीडियो देखिए। ओके, ये वीडियो देख लिया आपने? जी सर। इस वीडियो में सबसे पहले उसने क्या किया, एक एक्सेल में फाइल थी उसके पास कंप्यूटर में, उसने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को यूज़ करते हुए, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उस एक्सेल को कनेक्ट किया इसके साथ, यानी वो डाटा इसके साथ पावर बीआई सोर्स में ले आया। पावर बीआई के सॉफ्टवेयर में लेके आने के बाद उसने उस डाटा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, यानी चेंजेस किए जो उसको रिक्वायर्ड थी। इसके लिए कोई कोडिंग वगैरह नहीं सीखनी होती, सिर्फ सिंपल आपको एक्सेल में जैसे आप डाटा को इधर उधर करते हैं, थोड़ा सा उसमें फ़िल्टर लगाते हैं, ये चीज़ें करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, उसमें लिंक मेंटेन करना पड़ता है। वो करने के बाद उसने क्या किया, उसको ग्राफिकल फॉर्म में ले आया। अब ये डाटा सिर्फ एक्सेल में हो सकता है, एक्सेल और वेबसाइट में हो सकता है, एक्सेल और वेबसाइट और किसी फोल्डर में हो सकता है, किसी भी सोर्स में, या एसक्यूएल सर्वर पे हो सकता है, या मुख्तलिफ सोर्सेज पे है। वो सारे सोर्सेज को कनेक्ट करके वहाँ से डाटा ले लेंगे, उसको आपस में लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ग्राफिकल फॉर्म में ले आएंगे और उससे इनसाइट बिल्ड करेंगे, वो इनसाइट जो हमारी मैनेजमेंट को चाहिए होगी। और उस इनसाइट के बेस पे हम उस रिपोर्ट को फिर शेयर कर देंगे ऑनलाइन सबके साथ। शेयर कैसे करते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर है, उस पर अकाउंट बनाना होता है, और हम ये रिपोर्ट लोकल कंप्यूटर पे बना के, जो फ्री सॉफ्टवेयर उस पर बना के उस सर्वर पे डाल देते हैं, और वो सर्वर से जिसको एक्सेस देते हैं वो वहाँ पे खोल लेता है। मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, रिपोर्ट को देख सकते हैं, चाहे फील्ड टीम्स को भेजें, और ये कंप्यूटर पे भी खोल के देख सकते हैं। और अगर चाहें आप एक्सेस दें तो वो उस रिपोर्ट को एडिट भी कर सकते हैं। तो ये डेली बेसिस पे जो डाटा आ रहे हैं उसको डेली इवेलुएट करके
ऑटोमेटिकली रिपोर्ट शेयर भी हो सकती है सॉफ्टवेयर से, और वो ऑटोमेटिकली उनकी ईमेल में भी जा सकती है और वो ओपन करके देख सकते हैं। घंटे, हर घंटे भी जा सकती है, हर वीक भी जा सकती है, हर दिन भी जा सकती है। तो इस तरह से मतलब ये इतना आसान है डाटा को करना। और दूसरा जो इनका सोल्यूशन है वो ये है पैजिनेटेड रिपोर्ट्स का। फॉर एग्जांपल जो सेल्स वगैरह की टीम्स हैं और वो सेल्स का वो जनरेट कर रही होती हैं इनवाइसेस, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। तो उसके लिए आपका डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा होता है, रियल टाइम डाटा सोर्स होता है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। उसके साथ कनेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, एक एक टेम्पलेट बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं जो आपको एक ही दफ़ा बनाना पड़ता है। वो टेम्पलेट या फॉर्मेट आप डिज़ाइन कर लेते हैं पैजिनेटेड रिपोर्ट्स में, फिर ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट्स जो है वो जो जैसे जैसे डाटा आ रहा होता है उस वैसे वैसे वो आपको रिपोर्ट्स जनरेट करके दे रहा होता है। अगर आपने प्रिंटेबल फॉर्म में वो लेके आनी है या शेयर करनी है तो वो शेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट है। 200 से ज़्यादा ऐप्स हैं जिनको कनेक्ट किया जा सकता है पावर बीआई सर्विस के साथ। पावर बीआई सर्विस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये जो डैशबोर्ड आप बनाते हैं या डाटा आप इवेलुएट करते हैं उसकी रिपोर्ट्स वहाँ पे रखते हैं और वहाँ से आपकी टीम्स मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे देखती हैं। और इसके अलावा पावर बीआई डेस्कटॉप को आप लोकली यूज़ कर सकते हैं डाटा को स्टोरी की फॉर्म में लेके आने के लिए। और जो रिपोर्ट बिल्डर है ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं पैजिनेटेड रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो ये बेसिकली पैजिनेटेड रिपोर्ट्स और पावर बीआई डेस्कटॉप दोनों सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिग डाटा को एनालाइज करने के लिए या ऐसे डाटा को एनालाइज करने के लिए जो डेली बेसिस पे बढ़ रहा हो और आप चाहते हो कि हर रोज़ जो डाटा उसमें आ रहा है वो हमारे एनालिसिस में ऐड होता जाए ऑटोमेटिकली। तो जस्ट आप उसको रिपोर्ट बनाते हैं, उसको रिफ़्रेश का बटन प्रेस करते हैं तो जितना डाटा आज तक आया होता है या उस टाइम तक जब आपने रिफ़्रेश प्रेस किया वो आपकी रिपोर्ट में शामिल हो जाता है। तो ये रियल टाइम बेसिकली डाटा एनालिसिस हो रहा होता है आपका। अच्छा, इसके बाद जो मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाना चाहता हूँ कि पावर बीआई में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये दो तो हमने डिस्कस कर ली, जो पावर बीआई डेस्कटॉप है यानी फ्री सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए और स्टोरी टेलिंग के लिए। दूसरा पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर है। पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर बेसिकली पैजिनेटेड रिपोर्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया सेल्स इनवाइसेस हैं, हर मिनट आपकी चेंज हो रही है डाटा और उसको आप इवेलुएट करना चाहते हैं और रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो एक ही दफ़ा डिज़ाइन बनाएंगे और वो आपको प्रिंट करके देता जाएगा, डाटा अपडेट होता रहेगा खुद ही। फिर इसको क्या करते हैं, ये डाटा जब आपने सारी रिपोर्ट बना ली, टेम्पलेट बना लिया, उसके बाद आप पावर बीआई सर्वर के ऊपर सर्विस के ऊपर अपलोड कर देते हैं यानी शेयर करते हैं वहाँ से। वो क्लाउड का बेसिकली प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप रख देते हैं। तो वहाँ से आपके जितने भी मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी काम कर रहे हैं वो रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, उन्हें कहाँ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, वो वहाँ पे देख सकते हैं। और ये पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर जो है बेसिकली आप सारी अपनी रिपोर्ट्स का डाटा इस सर्वर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। और ये ऑन प्रीमिसेस रिपोर्ट सर्वर है। ऑन प्रीमिसेस का मतलब है ये आपकी अपनी कंपनी के अंदर होगा, कोई और बंदा इस डाटा को नहीं देख सकता। लेकिन अगर आपने पावर बीआई जो एज्योर एसक्यूएल सर्वर है वहाँ पे डाटा रखना है तो फिर ये है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे डाटा होगा वो भी कॉन्फिडेंशियली, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम है वो उसको देख सकती है। तो ये ऑन प्रीमिसेस भी आप करवा सकते हैं स्टोरेज डाटा की और क्लाउड स्टोरेज पे भी करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे। और ये पावर बीआई एम्बेडेड का मतलब ये है कि अगर आप पावर बीआई की कुछ रिपोर्ट्स या टेम्पलेट या पावर बीआई को अपनी वेबसाइट या अपनी एप्लीकेशन जो आपकी होगी मोबाइल में उस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं तो वो उसमें भी हो जाएगी। मतलब ये है कि आप पावर बीआई की एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी अगर किसी कंपनी ने अपनी बनवाई है तो उसके साथ भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं ये रिपोर्टिंग। तो आपकी अपनी ऐप में ये ओपन होंगी रिपोर्ट्स। ये सारी चीज़ें हैं जो पावर बीआई के जो रिसोर्सेज हैं या जो ट्रेनिंग है इसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं कि आप मतलब यूँ समझें कि डाटा आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाता है, आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, आप उसके साथ जैसे मर्जी खेल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों का जो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक तकरीबन हमारा 1 आवर हो गया है। हमने वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है? वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि हमने जो ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं
और वो हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करें, उसके फिजिकल सेशंस भी होने हैं। तो अगर ऑनलाइन कोई इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को करता है तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी जिसमें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी है कि ये कैसे कैसे सारे स्टेप्स होने हैं, इंस्टॉल कैसे करने हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, उसका इंट्रोडक्शन, और फिर मुख्तलिफ किस्म के डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं, मुख्तलिफ डाटा को यूज़ करते हैं। उसमें केस स्टडीज़ भी हमने दे दी, एक्सरसाइज भी दी हुई, सिमुलेशन भी दी हुई। और इसके अलावा जो पार्टिसिपेट करेगा इस ट्रेनिंग में, जो कंप्लीट ट्रेनिंग हासिल करेगा, वो उसके लिए ग्लोबली वेरीफाइबल सर्टिफिकेट होगा। और अगर कोई प्रोजेक्ट्स कर रहा है, अपने कंपनी का डाटा इवेलुएट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो उसको सपोर्ट भी किया जाएगा कि वो कैसे बेहतर रिपोर्ट्स आवाज जनरेट कर नहीं आ सकते रही किसी की भाई। हैं। जी, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताइएगा। सर आ रही है सर आवाज क्लियर है। ओके, मैं बता रहा था ये तकरीबन हम सेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। मैं बता रहा था कि जो हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है, ये सारी नीड को केटर करने के लिए हमने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रिपेयर किया है। उसमें ये है कि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करवा रहे हैं कि पावर बीआई क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है। प्लीज़ ये माइक ऑफ कर दें अगर किसी का ऑन है तो। ये आवाज़ आ रही है। थैंक यू। तो ये पावर बीआई जो है, इसकी ऑनलाइन हमने ट्रेनिंग जो है वो रखी है, आप रजिस्टर करवा सकते हैं लॉग इन करके। इसमें ये है कि हम ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से करनी है डिटेल के साथ। आपके पास जब भी टाइम हो आप वो देख सकते हैं ओपन करके। और अगर आप डाटा इवेलुएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं किसी अपनी कंपनी का या अपना, उसको कैसे आप बेहतर तौर पे इवेलुएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए आपको सपोर्ट भी की जाएगी। और ये लाइफ टाइम सपोर्ट होगी, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप, मतलब है कि सर्टेन टाइप ऑफ रिपोर्टिंग के लिए वो डाटा यूज़ कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। 15 से ज़्यादा केस स्टडीज़ हमने रखी हुई हैं, सिमुलेशन एक्सरसाइज हैं, हर स्टेप जो हम सिखाते हैं इस डाटा को एनालाइज करने के लिए उसकी एक्सरसाइज रखी हुई है साथ, जिसको आप फॉलो करेंगे उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। और इसके अलावा ये है कि ग्लोबली वेरीफाइबल आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आप पावर बीआई या डाटा एनालिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। और इसको कम्बिनेशन के साथ भी हम ऑफर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, अगर दोनों कोई सीखना चाहे। वैसे पावर बीआई है तो ज़्यादा एडवांस और नया टूल, उसमें एक्सेल में जितना आप एनालिसिस करते हैं वो सारा कवर्ड होता है, लेकिन बाज़ लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक्सेल यूज़ कर रहे होते हैं, उनके लिए आसान होता है वो सीखना। तो हम इस कम्बिनेशन में भी ऑफर कर रहे हैं कि आप वो जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करें, एक्सेल और पावर बीआई दोनों की भी रजिस्ट्रेशन इकट्ठी करवा सकते हैं या पावर बीआई की करवा सकते हैं। पावर बीआई में हमारा जो एक की फीचर है, आप समझ लें कि हम पावर बीआई की फीस में पावर बीआई पैजिनेटेड रिपोर्ट जो कि तकरीबन 6-7 घंटे की ट्रेनिंग है ऑनलाइन, उसका भी साथ में मॉड्यूल ऑफर कर। तो जिसने इसके बारे में डिटेल से सीखना है और करना चाहता है वो कांटेक्ट करे, तो उसके साथ जो है हम ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और उनकी हेल्प भी करेंगे कि वो कैसे बेहतर डाटा एनालिटिक्स के एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब ये सेशन मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आपके कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप क्वेश्चन करें आप, लेकिन एक एक करके करिएगा रेज हैंड करके। जी, किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है? ये केस स्टडीज आपने कहाँ पे रखी है थोड़ा देखनी है। ये जब आप रजिस्टर करेंगे कोर्स तो वो आपको एक्सेस दी जाएगी सारी केस स्टडीज़ की और डाटा की, जिसको आप यूज़ करके सिमुलेशंस वगैरह बना सकते हैं। रजिस्टर मतलब कैसे होगा ये। आपका ईमेल, आपने जब रजिस्ट्रेशन इस कोर्स की करवाई थी तो आपका ईमेल आया था ना, सब दिया था ना आपने वहाँ पे? जी जी दिया था। तो इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके साथ टीम जो है वो फॉलो अप करेगी इस सेशन के बाद। जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, अगर कोई भी इस कोर्स को करना चाहेगा तो वो फॉलो अप करेंगे और आपको कोर्स में रजिस्टर करेंगे। ठीक है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?
अच्छा, मैं आपको ना इसमें कुछ दिखाना चाह रहा था, डैशबोर्ड्स जो हमने बनाए हुए हैं ऑलरेडी। जी मैं जी वो प्लीज। दिखाना भूल गया, मैं आपको दिखा देता हूँ एंड पे कि वो जब आप डैशबोर्ड बनाते हैं, ये तो अभी एक भी पिक्चर मैंने वो दिखाई थी थोड़ी सी, वो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको अब? जी आ रही है। ये जो सॉफ्टवेयर ओपन हुआ हुआ है, ये यस सर। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है, और इसमें कोई लॉजिस्टिक्स का डाटा अपलोड हुआ हुआ है और उसको उससे ग्राफिकल एनालिसिस बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड है बेसिकली ये एक लॉजिस्टिक्स का डाटा है, और उस डाटा में डिफरेंट जोन्स हैं, और उस उन जोन्स का डाटा यहाँ पे शेयर हो रहा है कि कौन कौन से जोन की कितनी कॉस्ट पर लीटर आई है, टोटल कॉस्ट कितनी रही है, वॉल्यूम कितना था, टोटल किलोमीटर्स कितने थे, कॉस्ट पर लीटर कितनी थी, और जो व्हीकल यूटिलाइजेशन रही है या ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन। ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कर दीजिएगा आप लोग। तो ये डिफरेंट जोन्स ने कितना कितना व्हीकल यूटिलाइजेशन की है, उसके हिसाब से यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। कॉस्ट पर किलोमीटर कितनी रही है किस जोन की, वॉल्यूम कितना रहा है, वो ये इस ग्राफ में डाटा शो हो रहा है। और ये जो है डेंसिटी का डाटा शो हो रहा है, टोटल किलोमीटर और डेंसिटी कितनी रही है किसी भी जोन की। यहाँ पे जोन्स का डाटा है, और ये जो ग्राफ है वो टोटल किलोमीटर शो कर रहा है कि कौन से जोन पे कितने किलोमीटर स्पेंड हुए या उसने ट्रैवल किया कितने किलोमीटर। ये एक ही डैशबोर्ड पे, और ये इंटरएक्टिव होता है। इंटरएक्टिव का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे किसी एक जोन पे क्लिक करेंगे ना, तो बाकी सारे ग्राफ जो है वो उस एक जोन के डाटा के मुताबिक अपडेट हो जाएंगे खुद ही। और अगर आप किसी एम्प्टी जगह पे उस ग्राफ में क्लिक करेंगे तो फिर सारों का डाटा ऐसे अपडेट हो जाएगा। आप किसी भी जगह किसी भी ग्राफ की एक चीज़ देखना चाहते हैं तो उसको जब क्लिक करेंगे तो बाकी सारे उसके मुताबिक अपडेट हो जाएंगे। ये इंटरएक्टिव डैशबोर्ड बनता है, इंटरएक्टिव रिपोर्ट बनती है इसकी। और क्योंकि ये सारा डाटा आपस में लिंक्ड होता है। और अगर आप इससे दूसरी साइड पे चले जाएं, जोन्स में अगर आपने रीजन्स देखने हैं, तो रीजन्स का ये डैशबोर्ड है कि एक जोन में यहाँ पे सारे जोन्स हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिस जोन को, उसके रीजन्स का डाटा आ जाएगा कि उस रीजन में कितने कॉस्ट पर किलोमीटर रही है, कॉस्ट पर लीटर कितनी रही है, और जो व्हीकल यूटिलाइजेशन है वो कितनी रही है, टोटल डेंसिटी कितनी रही है। ये सारे ग्राफ उसके मुताबिक अपडेट हो जाएंगे। यहाँ मैंने शायद किसी को, तो ये इस तरह से और अगर आप किसी एक रीजन में जाना चाहेंगे और रीजन्स में अगर आपने रोड्स वगैरह को भी देखना है, मतलब मजीद डिटेल देखनी है, तो ये रोड्स का डाटा है कि इस जोन में ये रीजन्स हैं, और इन रीजन्स में से एक रीजन सिलेक्ट हुआ है और उनके रोड्स की डेंसिटी इतनी है, व्हीकल यूटिलाइजेशन इतनी है, कॉस्ट पर किलोमीटर इतनी है, कॉस्ट पर लीटर इतनी है, और जो वॉल्यूम है या टोटल कॉस्ट है वो इतनी रही है। मतलब इस लेवल पे डाटा को कनेक्ट करके आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट या खूबसूरत बात यह है कि आपको सिर्फ एक ही दफ़ा ये डैशबोर्ड डिज़ाइन करने हैं। डिज़ाइन करते हुए आपको क्या करना है, जो डाटा सोर्स है जहाँ पे आपका ये डाटा पड़ा हुआ है, वो कोई एक्सेल की फाइल हो या एसएपी सिस्टम हो या एसक्यूएल सर्वर हो, जहाँ पे ये डाटा आपका पड़ा हुआ है मेन, जहाँ डेली बेसिस पे ऐड हो रहा है, आप इस रिपोर्ट को यानी पावर बीआई को उस डाटा सोर्स से कनेक्ट करते हैं। यानी एसक्यूएल सर्वर पे है या जिस भी कंप्यूटर पे ये डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा से कनेक्ट करते हैं। उसमें अगर डेली बेसिस पे डाटा ऐड हो रहा है तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे ये रिफ्रेश का बटन है, ये रिफ्रेश का बटन प्रेस करना है। तो ये रिपोर्ट जिस वक्त ये रिफ्रेश प्रेस करेंगे ना, उस वक्त तक जितना डाटा होगा उसके मुताबिक ये रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी, ईयर वाइज और मंथ वाइज। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है एक मंथ का, कि आप इस मंथ का डाटा देखना चाह रहे हैं इस मंथ का, तो ये आप बढ़ा सकते हैं जितने मंथ्स का डाटा आप देखना चाहें, या ईयर वाइज करना चाहें तो ईयर का फिल्टर लगा सकते हैं। ये इस तरह के जो डैशबोर्ड्स हैं वो इसमें पावर बीआई में बनते हैं, और ये एक्सेल से बहुत ज़्यादा आसान है। कोई फार्मूले या फंक्शंस नहीं लगाने पड़ते, सिर्फ आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि मैंने इस डाटा से कौन सा किस्म का ग्राफ बनाना है। बस वो हम मतलब है कि जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें आपको सिखा देंगे कि किस तरह से ये सिलेक्ट करना है। और थोड़ी बहुत वर्किंग करनी पड़ती है जब हम डिफरेंट डाटा सोर्सेज में से डाटा लेते हैं और उनको आपस में लिंक करना होता है, तो डाटा का मॉडल बनाना पड़ता है एक। वो डिफरेंट किस्म के डाटा मॉडल होते हैं, वो हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे जो आप जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें